हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करते हैं कि हमारे पास नया चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, है ना। यानी कि केमिकल काइनेटिक्स का मीन्स है रासायनिक बलगतिकी। हम रासायनिक बलगतिकी की बात करेंगे। हमने आपको 3 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, ये चौथा चैप्टर है जो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि रासायनिक बलगतिकी है क्या। रासायनिक बलगतिकी, रासायनिक बलगतिकी क्या है। तो अगर रासायनिक बलगतिकी की हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक बलगतिकी भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के वेग और उसको प्रभावित करने वाले कारक, कारक कौन कौन से हैं। कारक में जैसे हम बात करते हैं ताप है, उत्प्रेरक है, सांद्रता है ना, ये आदि कारक हैं। तो इन कारकों का हम अध्ययन करेंगे। ताप, उत्प्रेरक और सांद्रता जो कारक होते हैं, इन कारकों का हम अध्ययन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक बलगतिकी भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के वेग और उसे प्रभावित करने वाले कारक जैसे ताप, कामा उत्प्रेरक, कामा सांद्रता आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तो रासायनिक बलगतिकी के बारे में अगर कोई पूछता है तो हम क्या कहेंगे कि रासायनिक बलगतिकी भौतिक रसायन की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया का वेग और उसको प्रभावित करने वाले कारक जैसे ताप, उत्प्रेरक, सांद्रता आदि का अध्ययन किया जाता है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि अभिक्रिया का वेग या दर क्या होता है। अभिक्रिया का वेग या दर यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, या वेलोसिटी भी कह सकते हैं, वेग। तो अभिक्रिया के वेग या अगर हम दर की बात करने जाएं तो अभिक्रिया का वेग या दर क्या हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं अभिक्रिया के वेग में कि इकाई या एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में जितना भी परिवर्तन हो जाएगा, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है और उस रासायनिक अभिक्रिया में अगर एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में जितना भी परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन को ही हम कहेंगे अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी अभिक्रिया है, हमारे पास जैसे हम देखते हैं A इक्वल टू प्रोडक्ट, ये हमारे पास कोई अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया में अगर हम बात करने जाएं, है ना, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारे पास A है, A हमारा अभिकारक हो गया है। ठीक है, A हमारे पास क्या है, अभिकारक। अब इस अभिकारक की सांद्रता में एकांक समय में जो भी परिवर्तन होगा उसी को हम कहेंगे अभिक्रिया का वेग। यहाँ पर मानते हैं कि हमने जो सूक्ष्म समय उठाया है वो dt उठा लिया है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसके लिए हम सूक्ष्म समय dt की बात करते हैं। तो सूक्ष्म समय dt में जो अभिकारक है, अभिकारक की सांद्रता में होने वाला जो परिवर्तन है वो सूक्ष्म परिवर्तन है dx। तो यहाँ से अगर हम अभिक्रिया का वेग लिखने जाएंगे तो हम कह सकते हैं अभिक्रिया का वेग बराबर dx अपान dt। सही है, अभिक्रिया का वेग बराबर dx अपान dt, यानी कि एकांक समय में
अभिकारक की सांद्रता में हुए परिवर्तन को ही अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर कहते हैं। हमने सूक्ष्म समय यहाँ पर उठाया है dt, और इस dt समय में जो अभिकारक है उसकी सांद्रता में होने वाला परिवर्तन dx है, तो हमारे पास अभिक्रिया का वेग हो जाएगा dx अपान dt। ठीक है, अब अभिक्रिया का वेग हमने पढ़ लिया है। अगर बात करते हैं तो अभिक्रियाएं और भी प्रकार की हो सकती है अभिक्रिया के वेग के हिसाब से, जैसे मंद गति से होने वाली अभिक्रियाएं, तीव्र गति से होने वाली अभिक्रियाएं। मंद गति से होने वाली अभिक्रियाएं कौन होंगी? वे अभिक्रियाएं जिनका वेग कैसा हो? मंद यानी कि धीमा होना चाहिए, उन्हें हम क्या कहेंगे? मंद वेग से होने वाली अभिक्रियाएं। और जिन अभिक्रियाओं का वेग तीव्र होगा यानी कि तेज होगा, अधिक होगा वेग, उन अभिक्रियाओं को हम कहेंगे तीव्र वेग से होने वाली अभिक्रियाएं। अब इस टॉपिक के बाद में कुछ और भी आगे टॉपिक हैं, जैसे हमारे पास एक टॉपिक है औसत वेग। औसत वेग यानी कि एवरेज वेलोसिटी, है ना। औसत वेग की अगर हम बात करें तो औसत वेग क्या है? औसत वेग में हम कह सकते हैं कि किसी भी समयांतराल में, जैसे कोई भी समय है और समय के अंतराल की बात करें, अंतर की बात करें, किसी भी समयांतराल में अभिक्रिया के वेग में या अभिक्रिया का जो अभिकारक है उसकी सांद्रता में होने वाला जो परिवर्तन होता है ना, तो उस परिवर्तन को ही हम अभिक्रिया का क्या कहेंगे? औसत वेग। ठीक है, हम कह सकते हैं कि किसी समयांतराल में अभिक्रिया के वेग में अभिक्रिया के अभिकारक की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? औसत वेग। और अगर औसत वेग की बात की जाए, औसत वेग की अगर हम बात करें, औसत वेग की अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं कि औसत वेग बराबर अभिकारक की सांद्रता में हुआ परिवर्तन अपान समय अंतराल। यानी कि अभिकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन में जो समय यूज हुआ है उसका अंतर कितना आ रहा है। जैसे बात करते हैं, हमने आपसे ये कहा कि कोई भी हमारे पास अभी यहाँ पर अभिक्रिया है, 10 सेकेंड में 10 सेकेंड पर जो अभिक्रिया में अभिकारक है A, इसकी सांद्रता हमने 4 मोल प्रति लीटर ज्ञात की थी। समय हो गया आगे 20 सेकेंड। हम आपसे पूछ रहे हैं कि 20 सेकेंड बाद इसकी जो सांद्रता है वो रह जाती है 2 सेकेंड। अब आपसे पूछे कि इस अभिक्रिया का औसत वेग क्या हो जाएगा, तो अभिकारक की सांद्रता में हुआ परिवर्तन अपान समयांतराल। अब यहाँ पर अगर हम चल रहे हैं तो अभिकारक की सांद्रता में जो हुआ परिवर्तन है वो हुआ कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, वैसे फार्मूला होता है x2 माइनस x1, ठीक है, अपान t2 माइनस t1। ठीक है, x2 आपका कौन सा होगा? ये समय हो जाए, यानी कि ये सांद्रता यहाँ पर हो जाएगी आपकी मोल प्रति लीटर में। ये आपकी यहाँ पर हो गई है 2 माइनस 4 अपान समय है t2 आपके पास 20 माइनस 10। अब यहाँ पर माइनस 2 अपान 10 आएगा आपका। यहाँ पर माइनस में क्यों आ रहा है? क्योंकि ये यहाँ पर सांद्रता में, अभिकारक की सांद्रता में होने वाली कमी को प्रदर्शित कर रहा है कि अभिकारक की सांद्रता में इतनी कमी हो गई है। अगर अभिकारक की बात ना कर हम उत्पाद की बात करते हैं तब यहाँ पर ये कमी नहीं, तो यहाँ पर ये वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम औसत वेग ज्ञात करना चाहें, हम ज्ञात कर सकते हैं कि अभिकारक की सांद्रता में हुआ परिवर्तन अपान समय अंतराल, या हम कह सकते हैं कि परिवर्तन में लगा समय अंतराल। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, एक और टॉपिक है तात्क्षणिक वेग या तत्कालिक वेग।
ठीक है। तात्क्षणिक वेग या तत्कालिक वेग की जब आप बात करने जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि हम किसी निश्चित समय यानी कि क्षण पर बात करते हैं। जैसे आपसे किसी ने कहा है कि आप यहाँ से चलकर कुछ दूरी पर जा रहे हैं, तो आपकी जो एवरेज चाल है यानी कि औसत चाल है वो आपकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है या 20 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है। अब हमने क्या कहा है कि हमने आपसे पूछ दिया है कि 19वें सेकंड में आपकी चाल क्या थी। तो जब इस प्रकार की बात होती है तब वहाँ पर हम उसे कहते हैं तात्क्षणिक या तत्कालिक। तो हम वही कहेंगे कि किसी निश्चित समय यानी कि क्षण पर अभिकारक की सांद्रता में हुआ परिवर्तन ही अभिक्रिया का तत्कालिक वेग या तात्क्षणिक वेग कहलाता है। निश्चित समय की बात करेंगे। ठीक है। तो निश्चित समय में या निश्चित क्षण में अभिकारक की सांद्रता में जो भी परिवर्तन हुआ होगा उस समय के परिवर्तन को ही हम कहेंगे अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग या तत्कालिक वेग। जैसे बात करते हैं तात्क्षणिक वेग या तत्कालिक वेग के लिए अगर बात की जाए तो हम मान लेते हैं कि हमने एक निश्चित समय उठाया हुआ है dt और अभिकारक की सांद्रता में होने वाला जो परिवर्तन है वो आपके पास dx हो गया है। तो आपके पास दो तात्क्षणिक वेग आएगा, तात्क्षणिक वेग बराबर dx अपान dt। जिस तरह से अभिक्रिया का वेग था ठीक उसी प्रकार से हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पर आपको जो समय है वो निश्चित यानी कि हम क्षण भर की बात करेंगे। ठीक है। इसी को हम कहेंगे तात्क्षणिक वेग या तत्कालिक वेग। ठीक। अब इसके बाद आगे आता है कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं मुख्य रूप से हम यहाँ पर 3 कारकों की बात कर रहे हैं। 3 कारक हमारे पास हैं कौन कौन से। पहला है ताप, दूसरा है सांद्रता और तीसरा है उत्प्रेरक। अगर बात करें कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को जो ताप है वो किस प्रकार से प्रभावित करेगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास अभिक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी है या ऊष्मा शोषी है। अभिक्रिया में अगर ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है ना, ऊष्मा का उत्सर्जन, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तब हम उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है तब हम उसे कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी अभिक्रिया है वो ऊष्मा शोषी है, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या हो जाएगा कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में अगर हम ताप को बढ़ाएंगे, ठीक है ना, ताप को अगर हम बढ़ा रहे हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में, तो ताप बढ़ाने पर अगर अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होगी तो उस अभिक्रिया का जो वेग है वो वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। सही ना। अगर अभिक्रिया कैसी हुई, ऊष्मा शोषी हुई तो हम कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग सामान्यतः बढ़ता है, लेकिन ला सातेलिए नियम के अनुसार, फर्स्ट ईयर में सभी लोगों ने पढ़ा होगा ला सातेलिए नियम। ला सातेलिए नियम, ला सातेलिए नियम फर्स्ट ईयर में सभी ने पढ़ा होगा। ला सातेलिए नियम में कहा गया था कि यदि हम ताप कामा दाब और सांद्रण, ताप कामा दाब और सांद्रण की स्थिति में किसी रासायनिक अभिक्रिया पर प्रभाव डालते हैं
तो अवक्रिया उस दिशा में अग्रसर होती है जिधर वो डाले गए प्रभाव को या तो निरस्त कर सके या कम कर सके। ठीक है, तो ला-सातेलिय नियम के अनुसार ही अगर कोई रासायनिक अवक्रिया ऊष्मा शोषी है तो ताप बढ़ाने पर उसका वेग बढ़ेगा, और अगर ऊष्मा क्षेपी है तो ताप बढ़ाने पर अवक्रिया का वेग घट जाएगा। अब बात करते हैं सांद्रता की, कि जो सांद्रता है, सांद्रता अवक्रिया के वेग को किस प्रकार से प्रभावित करती है। मान लेते हैं कि कोई भी अवक्रिया है, उसमें हमने क्या किया है कि जो अभिकारक हैं, अभिकारक अणुओं की सांद्रता को हमने बढ़ा दिया है। अगर हम अभिकारक अणुओं की सांद्रता को n गुना बढ़ाएंगे, n गुना मान लेते हैं कि हमने अभिकारक अणुओं की सांद्रता को n गुना बढ़ा दिया है, तो जो अवक्रिया का वेग है वो भी आपका n गुना बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? उसमें कारण है कि जैसे ही हम अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाते हैं तो जो अभिकारक अणु हैं उनके मध्य जो टक्करों की संख्या है, ठीक है ना, टक्करों की संख्या, जो टक्करों की संख्या है वो बढ़ जाती है, और जब टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो अवक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। क्योंकि टक्करों, जब अभिकारक अणुओं की आपस में टक्करें होती हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जो पुराने रासायनिक बंध होते हैं, जो पहले से रासायनिक बंध हैं, वो बंध टूट जाते हैं और नए बंध का बनना प्रारंभ होता है। जैसे ही नए बंध बनेंगे वहाँ पर तो उत्पाद का निर्माण होने लगता है। लेकिन सभी टक्करों में ऐसी प्रक्रिया नहीं होती है। जिन टक्करों में रासायनिक बंध टूटकर नए रासायनिक बंध बनते हैं उन टक्करों को हम प्रभावी टक्करें कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाएंगे तो जो अवक्रिया है, अवक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि अभिकारक अणुओं के मध्य टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। अब तीसरे कारक की बात करते हैं। तीसरा कारक है हमारे पास क्या? उत्प्रेरक। हम बात करते हैं उत्प्रेरक की, कि उत्प्रेरक सबसे पहले जान लीजिएगा कि उत्प्रेरक क्या है। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अवक्रिया की दर को या तो बढ़ा दें या घटा दें। ठीक है ना, या तो रासायनिक अवक्रिया की दर को ये बढ़ा देंगे या घटा देंगे, इन्हें हम क्या कहेंगे? उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अवक्रिया की जो दर है या वेग है उसे किस प्रकार से प्रभावित करेगा? जो उत्प्रेरक होता है, यदि वो अभिकारक की सक्रियण ऊर्जा का मान, सक्रियण ऊर्जा है ना, यदि उत्प्रेरक अभिकारक की सक्रियण ऊर्जा का मान कम कर देगा तब तो वहां पर अवक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, और यदि उसने सक्रियण ऊर्जा का मान कम नहीं कर पाया तो अवक्रिया का वेग नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो उत्प्रेरक क्या होते हैं कि उत्प्रेरक अभिकारक अणुओं की सक्रियण ऊर्जा का मान कम कर देते हैं, जिससे अवक्रिया का जो वेग है वो बढ़ जाता है। ठीक, अब छोटी सी बात कर लीजिएगा, यहाँ पर एक टॉपिक और आपका आ गया है कि सक्रियण ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है ना। सक्रियण ऊर्जा की अगर हम बात करें तो किसे कहेंगे सक्रियण ऊर्जा? हम कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अवक्रिया को प्रारंभ करने के लिए, कोई भी रासायनिक अवक्रिया है अगर वो प्रारंभ हो रही है या किस प्रकार से प्रारंभ होगी, किसी भी रासायनिक अवक्रिया को प्रारंभ करने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस न्यूनतम ऊर्जा को ही हम कहेंगे सक्रियण ऊर्जा, और सक्रियण ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं EA से, एक्टिवेशन एनर्जी। हालांकि ये सिलेबस में आपके अब नहीं रही है, ठीक है ना। सक्रियण ऊर्जा है और एक था आर्हीनियस समीकरण, दोनों हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो सक्रियण ऊर्जा क्या है कि सक्रियण ऊर्जा किसी भी रासायनिक अवक्रिया को प्रारंभ करने के लिए न्यूनतम ऊर्जा होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और कल इससे आगे की बात हम लोग आपसे करेंगे। ठीक है।